नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। जैसा कि आपको पता है कि 9:30 बजे हर सुबह हम लेकर के आते हैं कारोबार जगत की तमाम सुर्खियां आपके लिए। लेकिन अब जब देश और दुनिया को ये समझ में आ चुका है कि एक बार फिर से मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता पर काबिज हो चुकी है, अर्थव्यवस्था के लिए इसके क्या मायने हैं, बाजार इसका किस तरह से आज स्वागत कर रहे हैं, आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं आज की टॉप लाइन से। अगर बड़े खबरों की बात करें तो हम इसी चीज पर फोकस करने जा रहे हैं कि आज जो बड़ी खबरें हैं आपके लिए वो इकॉनमी के लिहाज से कौन सी नजर आ रही है। एनडीए के तीसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधारों को तेज गति मिलने की उम्मीद है। सभी की निगाहें नए मंत्रिमंडल की जिम्मेदारियों पर। पीएम मोदी ने भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए बिना समय गंवाए काम शुरू करने का आह्वान किया। डॉलर में मजबूती से कच्चे तेल के दामों में गिरावट दिखी है। ब्रेंट कच्चा तेल $79 प्रति बैरल और अमेरिका में कच्चा तेल $75 प्रति बैरल के स्तर पर नजर आ रहा है। बीते 4 वित्त वर्षों में भारत से यात्री वाहनों के निर्यात में 2,68,000 यूनिट्स की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़े हुए निर्यात में मारुति सुजुकी इंडिया की हिस्सेदारी 70% और नई सरकार का स्वागत किया। बाजारों ने आज बढ़त के साथ खुले। भारतीय शेयर बाजार सप्ताह के पहले दिन आज बढ़त के साथ भारतीय शेयर बाजार खुले। पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भी हरे निशान पर बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। और इस वक्त हम देखें तो एक अच्छी खासी बढ़त शुरुआती कारोबार में दिखाई दी, आपको बताएंगे। लेकिन ये बड़ी खबरें जिन पर हम निगाह रखेंगे, साथ ही साथ आर्थिक सुधारों की दिशा और दशा यहाँ से आगे जाते हुए क्या दिख रही है, उस पर हमारा होगा आज का फोकस। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज बाजारों के साथ। आज किस तरह से बाजार ने नई सरकार का स्वागत किया है। सभी को उम्मीद यही थी कि आज पॉजिटिव बायस के साथ कारोबार की शुरुआत हुई, जिसका संकेत गिफ्ट निफ्टी से मिलने शुरू हो गए। गिफ्ट निफ्टी 142 अंकों पर खुलता हुआ दिखाई दिया। 23,399 का स्तर और उसी को फॉलो करते हुए आज निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही ग्रीन में कारोबार करते हुए नजर आ रहा है। सेंसेक्स सबसे थोड़ी देर पहले 336 अंकों पर 77,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर पार करते हुए 77,030 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी 50 में भी आज अच्छी खासी बढ़त दिखाई दी। 91 अंक ऊपर 23,381 के स्तर पर निफ्टी में कारोबार दिखाई दिया। इस वक्त अगर हम देखें तो आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर को छोड़ करके सारे के सारे जो इंडाइसेस हैं वो फायदे के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। कौन से हैं टॉप गेनर्स जो आज मुनाफा दे रहे हैं निवेशकों को? उसमें सबसे ज़्यादा मुनाफा पावर ग्रिड में 3.25% की बढ़त, अदानी पोर्ट्स में करीब 2% की बढ़त, सिप्ला, अदानी एंटरप्राइजेज और एक्सिस बैंक में भी आज शुरुआती कारोबार में बढ़त दिखाई दी। जहां पर गिरावट नजर आई उनमें कुछ शेयर्स के बारे में आपको बताते हैं। टेक महिंद्रा इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है 1.4%। इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक में भी गिरावट नज़र आ रही है। जैसा कि हम बता रहे थे आपको, आईटी और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में आज शुरुआती कारोबार में गिरावट नज़र आ रही है और उसको छोड़ करके, आईटी और टेक्नोलॉजी को छोड़ करके बाकी सारे इंडाइसेस ग्रीन में कारोबार कर रहे हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स, S&P 500 और नैस्डैक तीनों ही वायदा कारोबार में इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार करते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाज़ारों का हाल आपकी स्क्रीन पर देखते हैं। इस वक्त की एशियाई बाज़ारों का क्या कुछ हाल है। आज के कारोबार में एशियाई कारोबार मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। जापान में निके 188 अंक ऊपर, कॉस्पी 17 अंक नीचे और कोरिया का सेट कंपोजिट काफ़ी फ्लैट कारोबार करता है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार आर्थिक सुधारों की राह पर हमारा आज का फोकस। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे और अब बात करते हैं आज के फोकस की। और हमारा आज का फोकस है आर्थिक सुधारों की दशा और दिशा। यहाँ से क्या होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में सरकार का फोकस आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार पैदा करने और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर रहेगा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा पर वापस लौटेंगे। साथियों, एनडीए का ये कार्यकाल बड़े फैसलों का है, तेज विकास का है और अब हम समय गंवाना नहीं चाहते कि हम 5 नंबर की इकोनॉमी से 3 नंबर की इकोनॉमी पर पहुंच रहे हैं। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में आर्थिक नीतियों का फोकस देश में विकास की गति को बढ़ाने और रोजगार पैदा करने पर होने जा रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार मिले अभूतपूर्व जनादेश की वजह से देश में आर्थिक सुधारों को जारी रखने और सुधारों की रफ्तार को और तेज किया जाएगा। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और साल 2047 तक विकसित राष्ट्र के संकल्प में अगले 5 साल काफी अहम होने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के तीसरे चरण में आर्थिक विकास को बढ़ाने पर फोकस रहेगा। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आर्थिक सुधारों पर सभी की निगाहें होंगी। आर्थिक सुधारों पर बड़े फैसलों की उम्मीद बजट से की जा सकती है और सभी को इसका इंतजार है। बुनियादी ढांचे पर निवेश के लिए सरकार के पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी होना तय माना जा रहा है। साथ ही रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में काम होंगे और बुलेट ट्रेन पर फोकस स्पष्ट नजर आएगा। हर घर सौर ऊर्जा के जरिए बिजली के बिल को कम करने की योजना भी नए चरण में प्रवेश करेगी। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता, खासतौर पर रक्षा निर्यात में रिकॉर्ड बन सकता है। स्पेस सेक्टर में गगनयान अभियान की सफलता पर सभी की निगाहें हैं। ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश में विशेष योजना का ऐलान किया जा सकता है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी सफल बनाने के लिए इकोसिस्टम बनाने की तैयारी चल रही है। देश में कौशल को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसरों पर फोकस स्पष्ट नजर आएगा और मैन्युफैक्चरिंग पर बढ़ता फोकस PLI योजना को और भी विस्तार दे सकता है। साल 2023-24 में भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था बना हुआ है और साथ ही वित्तीय घाटा काबू में नजर आ रहा है। यही वजह है कि मूडीज, S&P और फिच ने भारत की सॉवरेन रेटिंग में भी बढ़ोतरी की है। शेयर बाजार अपने उच्चतम स्तर पर बना हुआ है। जानकारों की माने तो अगले 5 सालों में फिर से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर हो सकता है। अच्छी खबर यह भी है कि देश के विकास की इस नई राह पर निजी क्षेत्र भी कदम ताल करने को तैयार है। जाहिर तौर पर अगले 5 साल भारत देश और दुनिया के लिए नए अवसर लेकर आएगा और आर्थिक सुधारों के कई अहम कदम आने वाले बजट में दिखाई दे सकते हैं। अजय मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली। डॉक्टर चरण सिंह, जो कि वरिष्ठ अर्थशास्त्री हैं और CEO हैं ईग्रो फाउंडेशन के, वो इस वक्त हमारे साथ इकॉनमी टुडे में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। तीसरे कार्यकाल में आर्थिक सुधारों पर नज़र रहेगी। आप लगातार दुनिया भर के इकोनॉमिस्ट से बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनकी निगाह में ये जो एनडीए सरकार को लगातार तीसरी बार जनादेश मिला है, पूरी दुनिया के इकोनॉमिस्ट क्या सोचते हैं? शुरुआत वहीं से की जाए। सबसे पहली बात तो ये मैं कहनी चाहूँगा कि देश को बधाई देनी होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी रही है। नीति में स्टेबिलिटी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हमारे जैसे अर्थशास्त्री जो काफ़ी देर से देख रहे थे देश की गति को, जो इतनी तेज गति से आगे बढ़ी है, पिछले साल 8% का औसत किया है, उसमें कहीं कोई कमी ना आ जाए उसका बहुत डर था। पर ये देश की जनता को एक किस्म की बधाई है कि स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो स्टेबिलिटी का एक मूल कारण फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होता है। तो उन चीज़ों पे, उन मुद्दों पे काफ़ी ज़्यादा सब लोगों की चर्चा हो रही है। जो अर्थशास्त्री हैं दुनिया भर में, हमारे देश में, यही चीज़ पे विचार कर रहे हैं और एक दूसरे को यही कह रहे हैं
कि ये जो स्टेबिलिटी का दौर बना हुआ है पिछले 15 साल से, एक नीति सामने आ रही है और नीति आगे से आगे और मजबूत होती जा रही है, ये देश के लिए बहुत अच्छी होगी। आपने जैसे कहा कि इस टाइम पे हम 5वें स्टेज पे, 5वें रैंक पे हैं। जहाँ तक दुनिया के बड़ी अर्थव्यवस्था का सवाल है, हमारे से आगे अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी है। क्योंकि हम इतने मजबूत हैं, क्योंकि हम इस जगह पर पहुंचे हुए हैं, दुनिया के अर्थशास्त्री भी ये अब सोच रहे हैं कि इंडिया अब अगला रोल कैसे प्ले करेगा। वो इंडिया को अभी नेशनल रोल के अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय रोल भी प्ले करना पड़ेगा। तो इसलिए इस टाइम पे देश, हमारे अपने देश की अर्थव्यवस्था पे पूरी दुनिया की नज़र है और पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री इस पे विचार कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये कि ये जो कॉन्टिन्यूटी रही, उसके बाद उसके कारण सब लोग बड़े प्रसन्न हैं कि ठीक है, अभी पता है नीति किस चाल पे, किन किन मुद्दों पे चलेगी। कुछ आपने अपनी रिपोर्ट में अभी गिनाए हैं, पर मैं क्योंकि अर्थशास्त्री हूँ, मैं अलग निगाह से देखता हूँ। अगर आप समय देंगे तो मैं अपनी निगाह से बताना चाहूँगा। बिल्कुल सर, यही समझना चाह रहे थे सर कि अगर आर्थिक सुधारों की बात करें तो बहुत सारे लोग लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स पर चर्चा करते हैं कि भारत में वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पर फौरी तौर पर सुधार किया जा सकता है। लेकिन सर, जिस तरह से आपने कहा कि भारत ग्लोबल जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है करीब करीब 15% का है और पूरी दुनिया का विकास हो, इसके लिए सभी लोग ये चाहेंगे कि भारत के विकास की रफ्तार कम ना हो, कम से कम। अगर कम होगी तो पूरी दुनिया के ग्रोथ को प्रभावित करेंगी। ऐसे में वो कौन से फैक्टर्स हैं जहां पर हम इमीडिएट सुधार की शुरुआत कर सकते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री की भी निगाह होगी? तो मैं आपसे 1 मिनट एक्स्ट्रा मांगूंगा, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग कैसे सोच रहे हैं। जी। हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ चीजें तो जो पीछे से चल रही हैं, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे प्रधानमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में काफी जोर दिया है, वो तो चलना ही चलना है। पर उसमें भी नोबेल लॉरेट माइकल स्पेंस हैं, वो ईग्रो के वेबिनार पे भी आए थे, तो हमने उनसे प्रश्न पूछा था कि डिजिटल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग से कहीं बेरोजगारी तो नहीं बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे देश का यंग युवा रोजगार ढूंढ रहा है। और आपको पता ही है कि दुनिया भर में जो विकसित देश होते हैं, और हम अब विकसित बनना चाह रहे हैं, जो विकसित देश होते हैं उनमें 2 मुद्दों पे पूरी इलेक्शन लड़ी जाती है, बेरोजगारी पे और कीमतों पे। इस बार भी आप देख रहे थे कि वो मुद्दा बार बार हमारे देश में भी आ रहा था। अगले 5 वर्षों में तो ये काफी जोर पकड़ेगा। तो जब हमने नोबेल लॉरेट माइकल स्पेंस से बात की तो उन्होंने कहा आपको विचार करना पड़ेगा कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा, कहाँ पे डिजिटल एकदम आगे बढ़ेगा, कहाँ पे डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को थोड़ा थाम के रखना पड़ेगा ताकि बेरोजगारी पे असर ना पड़े। तो ये नीति हम लोगों को सोच के करनी है। पर इसके अलावा आप देखिए, जिस तरीके पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने अर्थव्यवस्था के कुछ पहलुओं पे जोर दिया, जैसे मैं कहना चाहूंगा सबसे बड़ा बैंकिंग पे। बैंकिंग अभी एकदम मजबूत बनी पड़ी और पूरी दुनिया में एक इंडियन बैंकिंग का मिसाल है। मुझे लगता है उसके अभी आगे बढ़ने से पहले एक रोड मैप जरूरी है। फिस्कल पे सरकार ने अपना लोहा जमाया है, कोविड के दौरान कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है कि कोई मान भी नहीं सकता है। उसी में अभी मुझे लगता है थोड़ा और सुधार, टैक्सेशन कैसे बढ़ेगा, जीएसटी में सुधार कैसे होगा, क्या पब्लिक डेट ऑफिस अलग कर देना चाहिए ताकि उसमें पारदर्शिता आए सरकार और रिजर्व बैंक के काम में। मॉनेटरी पॉलिसी में सरकार इन्फ्लेशन टारगेटिंग लेके आई। अब इन्फ्लेशन टारगेटिंग 4% पे जुड़ा हुआ है, क्या 4% पे ही रहना चाहिए कि क्योंकि अगर पिछले 30 वर्ष का अगर औसत देखें तो हमारे देश में 5-5.5% है, उस पर विचार की जरूरत है। बैंकिंग तो है, रिजर्व बैंक संभाल रहा है, पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग सरकार रिजर्व बैंक को देती है, तो सरकार ने उस पर विचार करना है। आपने एग्रीकल्चर का सवाल रेज किया। पिछले 5 वर्षों में एग्रीकल्चर पे हमारे देश को थोड़ा झटका लगा है, पर इसके अलावा बेशक वो कानून पे नजर ना रखी जाए, पर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप देखिए हमारे यहाँ खेत कम होते जा रहे हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, पर ट्रैक्टर का साइज भी बढ़ता जा रहा है। क्या ट्रैक्टर का साइज हम छोटा कर सकते हैं? चीन में हैंड ड्रिवन ट्रैक्टर होते हैं, बड़े इकोनॉमिकल होते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग आजकल दुनिया में बहुत पैसा कमा रही है। हमारे देश में गाय हैं और हम खाद्य पदार्थ गाय का यूज कर सकते हैं, केमिकल का नहीं। क्या उसमें हम बढ़ोतरी कर सकते हैं? प्राइसेस में क्या करना? अब आप जानते हैं कि मुद्दा बेरोजगारी और गरीबी का रहा है। हमारे देश में कोविड के दौरान लोगों ने सोचा था बहुत गरीबी फैलेगी, नहीं फैली क्योंकि नीतियां इतनी अच्छी थी सरकार की। पर आगे जाके हमें देखना है कि क्या
अगर देश में हम लोगों की गरीबी इतनी कम है तो क्या 80 करोड़ लोगों को खाद्य पदार्थ फ्री देना चाहिए? उस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत होगी। प्राइसिंग कैसे होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का, उस पर भी विचार करनी है, ताकि जो फार्मर है उसको सिर्फ हम लोग डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने की जगह वो खुद उपजाए चीज और खुद अपने आप को बिल्कुल सही कह रहे हैं सर डाइवर्सिफाई कि करे। किसानों को आत्मनिर्भर बनाना ऐसी पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ उनको सब्सिडाइज करने की ज़रूरत है। और शायद सब्सिडी रैशनलाइजेशन, खासतौर पर जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसको कम करने पर सरकार का फोकस नज़र आएगा, जिस पर आपने भी जिक्र किया। लेकिन सर, मैन्युफैक्चरिंग हमने देखा काफ़ी हद तक एक शाइनिंग स्टार बन करके उभरा है। हाल के जो जीडीपी के आंकड़े हैं, इस पर क्या फोकस आपको अगले 5 साल और नज़र आएगा? आपको लगता है कि जो मास मैन्युफैक्चरिंग वाले क्षेत्र हैं वो शायद अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेज करने में और मदद कर सकते हैं? आपकी रिपोर्ट में भी और जो पीछे आंकड़े 31 मई को आए हैं उसमें 9% से एग्रीकल्चर बढ़ा है। और अगर कोर इंडस्ट्रीज देखें तो सीमेंट वगैरह बहुत अच्छा कर रहा है, स्टील कर रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जीडीपी में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। तो आपने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि निजी कंपनियां, प्राइवेट सेक्टर भी कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ काम करने को जैसे राजी है। आगे बढ़कर सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं, मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी, और दुनिया भर में जिन देशों से हम अभी compete कर रहे हैं जैसे अमेरिका, चाइना है और जापान और जर्मनी है, प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी आगे आना पड़ेगा। और अगर प्राइवेट सेक्टर को लगा, और इसलिए मैंने इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात की थी, अगर इंटरेस्ट रेट ऊंचा रहता है तो इन्वेस्टमेंट कम रहती है। इस टाइम पे सरकारी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट मैच नहीं कर रही है। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा प्राइवेट सेक्टर उभर कर सामने आएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि इंटरेस्ट रेट पे और इन्फ्लेशन टारगेटिंग पे थोड़ा हो। आपने मैन्युफैक्चरिंग की बात की, मैन्युफैक्चरिंग में स्मॉल लघु उद्योग जो है वो बहुत अहम रोल प्ले करेगा। जर्मनी का हाल देखिए, जर्मनी में स्मॉल इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, माइक्रो इंडस्ट्रीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसलिए मैं कुछ वर्षों से कह रहा हूं कि बेरोजगारी को टक्कर देने के लिए और पॉवर्टी को टक्कर देने के लिए, गरीबी को टक्कर देने के लिए एक एमएसएमई यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के तरीके पूरे देश में हमें शुरू करनी है। अगर वो हम कर दें, आईटीआई नहीं, एमएसएमई यूनिवर्सिटी प्रॉपर जहां पे एंटरप्रेन्योर बनाया जाएगा, अगर वो हम शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग और प्राइवेट सेक्टर एकदम जूम करेगा। और अगर हम लोगों ने, और हमारे पास क्षमता है, 8% हम पिछले साल मुश्किल के समय कर चुके हैं जब दुनिया में बहुत मुश्किलें आई हुई, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। पर अगर हम एमएसएमई यूनिवर्सिटी के थ्रू, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज के थ्रू बेरोजगारी और गरीबी पर चोट लगा दें तो आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग बहुत आगे चला जाएगा। तो वही मैं कहने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कुछ चीजें होती हैं जो मन की बात है, मन में कुछ चीजें होती हैं जो अवचेतना में होती हैं, उसके पीछे क्या क्या हो सकता है वो नीति आयोग का रोल है। नीति आयोग एक किस्म का अवचेतना होती है देश की, उसमें किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, वो सरकार के जो एकदम, सरकार तो बिजी रहती है, इतना बड़ा देश है, तो सरकार को किस तरीके का इनपुट आ रहा है। तो मुझे लगता है एक ट्रांसफॉर्मेशन नीति आयोग को भी आगे लानी है कि इतने विचार सामने लाए ताकि सरकार उनमें से चुन सके कि कौन सा हमारे देश के लिए बढ़िया। आपने सही कहा, कुछ नए आइडियाज़, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़, डिस्रप्शन करने वाले आइडियाज़ देश को चाहिए, क्योंकि लगातार अगर सस्टेन्ड लेवल पर हमें अपनी ग्रोथ की रफ्तार को बनाए रखना है तो हमें ऐसे इमर्जिंग आइडियाज़ की ज़रूरत ज़रूर होगी। लेकिन सर, हम ज़्यादातर हमारी इकॉनमी का हिस्सा आईटी और सर्विस सेक्टर पर टिका हुआ है, आप जानते हैं। ऐसे में जो डिमांड थोड़ी सी कम हो रही है यूएस और यूरोप में, उसकी वजह से हमारी आईटी कंपनीज जो प्रेशर में हैं, कैसे हम सर्विस सेक्टर को और ज़्यादा मजबूत बनाएं? क्या दूसरे सर्विस सेक्टर्स में हम ज़्यादा गतिविधियां बढ़ा सकते हैं जहां से कॉम्पनसेट हो पाए जो आईटी सर्विसेज पे थोड़ा सा अभी फ्रीज नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए, इसमें दो पहलू हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने पिछले काल में बहुत अच्छी बात कही थी और उन्होंने उसको डेवलप करना शुरू किया, उसको पकड़ा नहीं, वो टूरिज्म इंडस्ट्री है। टूरिज्म इंडस्ट्री में मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम बेनिफिट होता है। एक आप एयरपोर्ट अगर बना दें तो टैक्सी सर्विसेज, टूरिस्ट गाइड्स, होटल सब पनपने शुरू हो जाते हैं। तो सर्विसेज सेक्टर में टूरिज्म को बढ़ाना बहुत जरूरी है। हाँ, दुनिया भर में मंदी छा रही है, उस कारण हमारे जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं उस पर थोड़ा असर पड़ रहा है। पर आप एक बात को भूलिए नहीं, देश बहुत विशाल है और देश के अंदर आईटी इंडस्ट्रीज की
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आईटी इंडस्ट्रीज़ को भी देश के अंदर भी देखना चाहिए, बैंकों में देखना चाहिए, इंश्योरेंस में देखना चाहिए। बैंकिंग इंडस्ट्री को अगर हम लोगों ने फिनटेक के साथ मिलाना है और फिनटेक और डिजिटल रेवोल्यूशन लेके आनी है, उसका एक उदाहरण तो आपने यूपीआई देखा है। अब यूपीआई दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है और दुनिया भर के लोग यूपीआई का बेनिफिट ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि विद इन द कंट्री आईटी इंडस्ट्रीज का इतना ज़्यादा स्कोप है कि उन्हें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक सनराइज इंडस्ट्रीज का सवाल है, कोविड में एक चीज़ साफ सामने हमारे आई कि फार्मा इंडस्ट्री में हम लोग के पास स्कोप है, सनराइज इंडस्ट्री है, तो फार्मा में भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर वो मैन्युफैक्चरिंग का अंग है। पर जहाँ तक सर्विसेज का सवाल है, उसमें मुझे लगता है टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत अहम रोल प्ले कर सकती है। बैंकिंग और इंश्योरेंस ये भी सर्विसेज का भाग होती हैं, और जिस प्रकार हमने देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन लेके आए हैं, जिस तरीके हम लोगों ने मिशन मोड में लोगों के अकाउंट खोले और बैंकिंग पेनिट्रेशन किया है, इंश्योरेंस अभी कर रहा है, उसी प्रकार मैं सोचता हूँ बैंकिंग और इंश्योरेंस के प्रोडक्ट दुनिया भर में हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यूपीआई सिर्फ एक पेमेंट मोड है, पर बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री सर्विसेज का जो भाग है, ये बहुत बड़ा रोल दुनिया में भी प्ले कर सकते हैं, तो उस पर हम जोर दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, वक्त मेरे पास इतना ही है, लेकिन आज बैंक ऑफ अमेरिका ने भारत के रुपए की जो स्थिरता है उसकी भी तारीफ़ की है और कहा है कि जो हमारी जो पेयर इकोनॉमीज़ हैं उनसे हम बेहतर कर रहे हैं और शायद जो विदेशी निवेशक है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए मैं आपसे चर्चा आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। लगातार आपसे हम जुड़ते रहेंगे। फ़िलहाल इकॉनमी टुडे में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं और अब नज़र डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने को तैयार है। ये बात इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महेंद्र ने एक समाचार एजेंसी से कही है। महेंद्र ने कहा कि पिछले एक दशक में मोबाइल फोन इंडस्ट्री में काफी तेज ग्रोथ देखने को मिली और इस दौरान भारत में कुल 50 अरब फोन मैन्युफैक्चर हुए। भारत के निवेशक और कंपनियां बिना किसी रोक के अमेरिका और सिंगापुर में स्थापित विदेशी फंड सहित दूसरे वैश्विक फंडों में भी निवेश कर पाएंगी। आरबीआई द्वारा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के बारे में किए गए संशोधन के बाद ये संभव हो पाएगा। संशोधनों के तहत वो सारी रोक हटा ली गई हैं जो भारतीय लिमिटेड पार्टनर्स को केवल विदेशी फंडों की ओर से जारी यूनिट्स में निवेश करने की इजाजत देते थे। पिछले 4 वित्त वर्षों में भारत से यात्री वाहनों के निर्यात में 2.68 लाख इकाइयों की वृद्धि हुई है। इस बढ़े हुए निर्यात में मारुति सुजुकी इंडिया की हिस्सेदारी लगभग 70% है। बीते वर्ष निर्यात 6,72,105 यूनिट रहा, जो 2020-21 के मुकाबले 2,67,708 यूनिट ज्यादा है। मारुति सुजुकी इंडिया के मुताबिक कंपनी वर्तमान में दुनिया भर के करीब 100 देशों में निर्यात कर रही है। कंपनी के शीर्ष विदेशी बाजारों में दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, चिली और मैक्सिको शामिल हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने ग्लोबल स्तर पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने की रणनीति के तहत दुबई में अपना रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने की योजना बनाई है। बैंक को दुबई में रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने के लिए निदेशक मंडल की मंजूरी मिल गई है और विनियामक मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया जारी है। पिछले वित्त वर्ष के अंत तक पीएनबी की 2 अनुषंगी कंपनियों, 1 संयुक्त उद्यम और 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसों के माध्यम से 6 देशों में उपस्थिति थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल ने हिमालयन मिनरल वाटर्स के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। एलईएल इलेक्ट्रिकल्स के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी में चूक के खिलाफ जम्मू कश्मीर बैंक ने याचिका दायर की थी, जिसे ट्राइब्यूनल ने स्वीकार कर लिया। जम्मू कश्मीर बैंक ने पेय पदार्थों के विनिर्माण के व्यवसाय में लगी हिमालयन मिनरल वाटर के खिलाफ 50 करोड़ के चूक का दावा किया है। हिमालयन मिनरल वाटर्स एलईएल इलेक्ट्रिकल्स द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं के लिए कॉर्पोरेट गारंटर थी। अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड का कहना है कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कंपनी ने 1 मिलियन टन एयर कार्गो संभाला। इसमें सालाना आधार पर 7% की बढ़त देखने को मिली है। पिछले वित्तीय वर्ष में कंपनी ने 9,44,912 मैट्रिक टन कार्गो संभाला था। अदानी ग्रुप देश में 7 एयरपोर्ट संभालता है और वित्त वर्ष 2023-24 में 10 लाख मीट्रिक टन कार्गो संभालने के साथ कंपनी का मार्केट शेयर 30% हो गया। एप्पल की वार्षिक वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस आज से शुरू होने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार कई नए फीचर्स के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कंपनी का फोकस हो सकता है। WWDC एक ऐसा इवेंट है जहां एप्पल की ओर से अपने प्रोडक्ट्स के लिए नए सॉफ्टवेयर और फीचर्स को पेश किया जाता है। इस वर्ष उम्मीद की जा रही है कि आईफोन के लिए iOS 18 पेश किया जा सकता है।
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय देश में नवाचार को बढ़ाने के लिए नई सरकार द्वारा घोषित आगामी बजट में स्टार्टअप्स के लिए ज्यादा धनराशि की मांग कर सकता है। जानकारों के मुताबिक नई सरकार 2024-25 के लिए जुलाई में बजट पेश कर सकती है। अप्रैल 2021 में 945 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ घोषित सीड फंड योजना 2025 में समाप्त हो जाएगी और मंत्रालय ने इसी तर्ज पर एक नई योजना प्रस्ताव करने का विचार किया है। अमेरिका स्थित मैरीकॉम कैपिटल ने कहा है कि इस साल जनवरी-मार्च के दौरान भारत में ओपन एक्सेस सोलर इंस्टॉलेशन 2 गुना बढ़कर 1.8 गीगावाट हो गया, जिसमें मॉड्यूल की कम लागत सहित कई कारक शामिल हैं। चलिए, तो इकोनॉमी टुडे के आज के इस अंक में सिर्फ इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हमारी भी निगाह उसी पोर्टफोलियोज पर है जो कि आज निर्धारित होंगे और आज है पहली कैबिनेट, और कैबिनेट में कौन से बड़े फैसले होंगे उस पर हम लगातार निगाह बनाए रखेंगे। उसका इकोनॉमी पर क्या कुछ असर रहेगा, उसके इम्पैक्ट को लेकर हमेशा आपके पास आते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।